लेकिन दे नहीं पाएँगे। खैर हमको उसमें नहीं जाना है अब। अब रिकॉर्डिंग से ये सब हटा दीजिएगा जब आपको मिला है तो, ठीक है? हाँ। अभय जी आप बताइए? बोलिए अभय जी, ऐसे क्लास का कोई मतलब नहीं है जिसमें आप जी ज़िंदा ना जी दिखें। नमस्ते मैम। नहीं नहीं, कल थे हाँ, स्टार्टिंग में 5 मिनट, उसके बाद थोड़ा सा मैम चले गए थे, फिर लास्ट में कनेक्ट हुए। अच्छा तो आज आपको कल क्या के लग रहा है रिकॉर्ड कि मैम एक व्यक्ति घर में बैठा हुआ बस चिल्ला रहा है, गला फाड़-फाड़ के पढ़ा रहा है, नहीं जब कोई सुन ही नहीं रहा है। अगर आप किसी के साथ ऐसे पढ़ाएँ और वो आपको ऐसे जवाब दे तो कैसा लगेगा? बताइए? हमें क्या मिलता है इस प्लेटफ़ॉर्म से? क्या मिलता है बताइए? भई आप लोग जब बताते हैं तो वो सुकून मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इस प्लेटफ़ॉर्म से, डिमांड भी नहीं है। लेकिन अगर वो भी ना मिले तो फिर तो बेवकूफ़ी है पढ़ाना। अ, अगर अब हम रोज़ बोले जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं और आप ऐसे ही तो वो क्लास क्या है ना बहुत अ, डिसिप्लिन वे में क्लास नहीं चल रहा है। कहने का मतलब ये है, भले ऑनलाइन है, ऑफ़लाइन की बात अलग होती है, लेकिन आप ऑनलाइन में भी इतने अनुशासन के बाहर रहें ये भी नहीं चलेगा। क्लास तो क्लास होता है, चाहे वो कोई भी वर्चुअल क्लास हो या फिर वो ऑफ़लाइन रियल क्लास हो। क्योंकि टीचर तो बोल रहा है ना, पढ़ा रहा है ना, उसकी एनर्जी लग रही है। वो अपना बहुत सब काम होता है छोड़-छाड़ के जुड़ता है। फिर जब आप बताते हैं ना नेक्स्ट डे, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरा बताया हुआ कुछ समझ में आया और हम बता पा रहे हैं, हम समझा पा रहे हैं। गुड इवनिंग मैम। नहीं चलेंगे। दीदी नमस्ते, ऐसे नहीं, ये बड़ी दीदी हैं, मेरी सीनियर दीदी हैं। हम बताएं कल आप क्या पढ़ाई थी? बिल्कुल बताइए। कल आप सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी में राज्य की अवधारणा पढ़ा रही हैं। राज्य का अवतरण कैसे हुआ है, ये सारे टॉपिक्स थे और बहुत अच्छा लेक्चर था। और सारे बहुत सारे पॉइंट्स थे, जैसे कि कई सारे ऑथर्स के क्या विचार हैं, इन सभी टॉपिक पे हमने बात की थी। हुँ, उसमें से जैसे जैसे तो अभी मैं नोट की हूँ, लेकिन मैं खोली नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। जुबेर सर अब आप थोड़ा 2 मिनट में बता दीजिए। थैंक यू दी। एक्चुअली मैम कल जो चर्चा हुआ था हम लोगों का, वो व्यक्ति और राज्य के बीच में इंडिविजुअल और स्टेट की बात हुई थी कि व्यक्ति और राज्य के बीच का संबंध क्या होता है। उसका प्रमुख पहलू हो गया कि हर व्यक्ति कैसे अपने विचार और जीवन शैली को स्वतंत्रता का अधिकार लेता है। उसके बाद वो एक दूसरे के लिए एक समाज में अच्छे व्यवस्था करने के लिए एक नियम होना चाहिए, इसमें जिसको हम लोग ये राज्य का नाम देते हैं। और उसमें कुछ थ्योरी भी आपने बताया था कि जिस थ्योरी में जो है जो राज्य होता है उसको सर्वोपरि माना जाता है और राज्य का निर्णय जो है वो सर्वोपरि माना जाता है, उसमें कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। और हुँ, कुछ कुछ थ्योरी ऐसा दिए थे जिसमें कोटेशन था। कोटेशन तो एक लिखा हूँ मैं, वो अभी क्लिनिक में हूँ मैं, तो कॉपी मेरे पास है नहीं। 4-5 कोटेशन आपने बताया था, तो राज्य हीगल और का क्या व्यक्ति की बताएँ? बात चल रही थी। जी मैम। हीगल के बारे में क्या बताए थे बताइए? हाँ, हेगल का वो जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया बताते हैं हेगल। और हेगल कहते हैं कि राज्य सर्वोपरि है, एक आत्मा है वो, व्यक्ति की आत्मा है राज्य। अच्छा ऐसा बताए थे आप? आई थिंक मतलब मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपने बताया था कि जो हेगल के राज्य की जो विवेचना करते हैं हेगल, वो ईश्वरीय राज टाइप शायद ये बात करते हैं कि इसमें समाज का
जो ये 3 नियम है उनका सिंथेसिस और वाद प्रतिवाद, पक्ष विपक्ष और इस टाइप से जो द्वंद्वात्मक विकास होता है समाज का। चलिए, मिला जुला के कोई भी क्लियर नहीं है। आपके लाइन में एक दो लाइन ठीक थी, बाकी आप सब खिचड़ी कर दिए हैं। तो कोई बात नहीं, अब वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, आप लोग सुनिएगा। अब इसी के लिए अभी क्या होता है, रिकॉर्डिंग होने से यही होता है, लोग कहते हैं अरे चलो बाद में सुन लेंगे, ये वाली कॉन्सेप्ट आ सही जाती बात है। है। कोई नहीं, मैं सुनता भी हूँ, लेकिन आज का पता नहीं सुन पाया, टाइम नहीं मिल पाया मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, सुन लीजिएगा, उसमें आप लोग का भला है। हम तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ के पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, तो आप लोग हमें याद हो जाता है। अब हम अपना कर्तव्य कर दिए, आप अपना कर्तव्य करिएगा, ठीक है। हालांकि कल के क्लास में एक व्यक्ति और समाज का एक इंट्रो ही था, कोई थ्योरी स्पेशलिटी करके नहीं बताए थे, हीगल का थोड़ा सा बताए थे। नहीं नहीं, आप सुनिएगा, आप नोट कीजिएगा, कम से कम आप 1.5 पेज नोट करेंगे। जी जी। हम हीगल का कल पूरा बता दिए थे कॉन्सेप्ट, और हीगल को बताते समय हम उसमें कंपेयर भी किए थे, ऐसा नहीं है, हम उसमें कंपेयर भी किए थे। जी जी जी, मैं ध्यान में आ रहा है। हाँ, तो फिर आप हॉब्स का थ्योरी पूछे थे, डॉर्किन का पूछे थे, हम डॉर्किन का भी बताए थे उसमें। तो कुछ जी चीजें जी थी, ऐसी नहीं है। आप उसको देखिएगा, नोट करिएगा, तो बताइएगा, कल पूछेंगे हम आपसे, फिर ठीक से है कल मैम। पूछ लेंगे हीगल का थ्योरी, है ओके ना। ओके जी मैम। हीगल का है कि वो जो है राज्य को ही सर्वोपरि मानते हैं, है ना। उसमें बताया कि लोमांटे करके बोल रहे थे, उनका नाम लामोंट है, लामोंट। हम लोमांटे लोमांटे करते हैं, वो आ जाता है, सरल लगता है, लामोंट है। हम उनके बारे में थोड़ा चर्चा किए थे, एमन रॉय की चर्चा किए थे, कि वो लोग कैसे इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जो हीगल है वो राज्य को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उसमें हम एडम स्मिथ की बात किए थे, कि एडम स्मिथ भी व्यक्ति को महत्व देते हैं। फिर उसमें स्पेंसर की बात करते हैं, मिल की बात करते हैं। वो लोग राज्य को एक बुराई मानते हैं, कहते हैं राज्य सर्वोत्तम सरकार या राज्य तभी है जब वो लोगों पर कम शासन करे। तो हम आप उसमें व्यष्टि से समष्टि तक कैसे पहुंचते हैं, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख क्यों कहा गया है, तमाम चीजें हम बहुत कम कंपैरेटिव वे में बताए थे, है ना। मिल को, बेंथम जी को, जी मैम, जी मैम, और ध्यान में आ रहा है। तो हम पढ़ते हुए ये सारी चीजें गांधी जी तक को कोट किए थे, कि वो क्या कहते हैं कि जो राज्य है व्यक्ति के नैतिक विकास में या उसके आत्मिक विकास में बाधा होता है। राज्य जो है बाधक बनता है व्यक्ति के आत्मिक विकास में, नैतिक विकास में। ये गांधी जी का कोटेशन है। गांधी जी राज्य को हिंसा मूलक संगठन मानते हैं, ये कल नहीं बताए थे, ध्यान आया था आज दोपहर में पढ़ते समय, कुछ हम अपना काम कर रहे थे, तो हमको लगा ये लाइन भी बतानी चाहिए थी, कि राज्य एक हिंसा मूलक संगठन है। गांधी जी कहते हैं कि राज्य एक हिंसा मूलक संगठन है, यह व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक है। और कल ये नहीं बोले थे कि व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक है, हम कल बोले थे कि उसके आत्मा के विकास में बाधक है। राज्य जो है उसके स्वतंत्रता तथा आत्मा के विकास में बाधक है। गांधी जी का ही कोटेशन है, कि उसके स्वतंत्रता का हनन करता है, क्यों अधिक से अधिक राज्य हस्तक्षेप करता है। तो ये लोग एडम स्मिथ, स्पेंसर और बेंथम मिल करके कहते हैं कि जो एक राज्य है वो सर्वोत्तम राज्य वही है जो कम से कम शासन करे। लेकिन जब बात हीगल की आती है तो वो एक आइडियल स्टेट को प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने, क्योंकि वो आइडियलिस्टिक है, वो प्रत्ययवाद की बात करते हैं, वो एक निरपेक्ष प्रत्यय की बात करते हैं, एक ऐसे सत्ता की बात करते हैं जो सुप्रीम है। तो वो उसी कॉन्सेप्ट को वो स्टेट में लागू कर रहे हैं। जब एक मानव के उत्थान की बात कर रहे हैं, जब आप हेगल की फिलॉसफी पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म को पढ़ते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति का विकास है, कहाँ तक करेगा, एक चरम सीमा पे जाएगा जिससे कि अब उससे उच्चतम सीमा न बची हो। एक आत्मा का विकास बताते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक मनुष्य की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि उसको मोक्ष कैसे मिलेगा।
वो वही कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, अपने राज्य में लगा देते हैं। वो राज्य को भी एक ऐसे शरीर मान लेते हैं और उसके लिए एक अच्छे राज्य की अवधारणा बताते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं राज्य ही सर्वोपरि है, राज्य दैवी है, वो करण है। कहते हैं ये ईश्वर का क्या बोलते हैं, महायात्रा का पड़ाव है। कभी बताया क्या, इसलिए रिपीट कर रहे जी हैं। जी मैम। जी मैम। अगर ये सारी कोटेशन थी, वो सब कुछ हम कंपैरेटिव वे में आपको बताए थे, गांधी जी से मिला करके कि कैसे वो, और यहाँ तक कि आप लोग को याद आना चाहिए कि कलम बिंदु पे भी बात किए थे। बताते समय हमें याद आया अभी कि हम दो गोलार्धों की बात किए थे, कैसे आरोहण अवरोहण होता है, हीगल से कैसे वो प्रभावित थे। लोग कहते नहीं कि वो हीगल से ही प्रभावित हैं, केवल वहां से लेकर के चीजों को जोड़ जाड़ के बनाए हैं अपनी फिलोसफी। ये सारी बात कल हम बताए थे, जी मैम, पूरी विस्तार है से ना। चर्चा हुई थी, सिर्फ रिवाइज नहीं कर पाया था। जब पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण बताते हैं, दैवी अवतार बताते हैं, फिर लास्टली क्लास के एक एक लाइन वन वन लाइन में उनका हम हीगल का बताए थे कि व्यक्ति और राज्य के हित में कोई विरोध नहीं है, व्यक्ति जो राज्य है व्यक्ति से ऊंचा है, ऐसे करके बताया तो यह दैवी है, ये पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है, आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। ये सारी चीजें एक एक लाइन में हम बताए थे, ठीक है। अब उसी के अगर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो अगर हीगल के बाद आप पढ़ेंगे तो टीएच ग्रीन की बात आती है। टीएच ग्रीन की एक बुक फेमस है जो अक्सर हमको लगता है कि जितनी बार हम पेपर दिए हैं सब में आया है, प्रोलेगोमिना टू एथिक्स करके था, हम रट लिए थे उन दिनों जब एमए में थे। तो ये शायद टीएच ग्रीन की ही है ना। जी मैम, प्रोलोगमा टू एथिक्स। हाँ टू एथिक्स, टीएच ग्रीन का नाम आएगा ना तो उनका ये किताब का नाम अपने आप लाइन मेरे माइंड में आ जाएगी, इतना रटे हुए थे उस टाइम पे। तो उन्हीं की बात हो रही है, टीएच ग्रीन की अब बात करेंगे हम। अगर हीगल की बात की है तो उनके बाद टीएच ग्रीन का बात करना स्वाभाविक है, क्योंकि वो हीगल से कंपेयर करते हैं, है ना। जहाँ पे बताया जा रहा है कि हीगल क्या है, राज्य को ईश्वरी मानते हैं, ईश्वर का यात्रा मानते हैं, यात्रा का पड़ाव मानते हैं। लेकिन जो टीएच ग्रीन है वो राज्य को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन इंडिविजुअल को इग्नोर नहीं करते हैं, वो व्यक्ति विशेष को इग्नोर नहीं करते हैं, उसको भी महत्व देते हैं। जहां पर वो राज्य को ईश्वरी मान रहे हैं हीगल, राज्य को ईश्वरी मान रहे हैं, वहीं पे टीएच ग्रीन क्या कह रहे हैं कि वो मनुष्य में ईश्वर का दर्शन करते हैं। राज्य को ईश्वरी मान रहे हैं आपके हीगल, लेकिन ग्रीन कह रहे हैं कि वो मनुष्य में ही ईश्वर को देखते हैं। जब आप कहते हैं कि कड़-कड़ में शिव है, आप जड़ चेतन हर में उस ईश्वर का अंश देखते हैं। तो ग्रीन उसी बात को कह रहे हैं कि वो मनुष्य में ईश्वर का दर्शन करते हैं। मतलब उनका कॉन्सेप्ट है कि जो मानव है, जो मनुष्य है, वो भी वो ईश्वर का अवतार है। हीगल क्या कह रहे हैं, राज्य ईश्वर का अवतार है, दैवी है। लेकिन टीएस ग्रीन क्या कह रहे हैं कि वो मनुष्य में ईश्वर को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि वो मनुष्य को कह रहे हैं कि यह ईश्वरी है, ईश्वर का अवतार मनुष्य है, ये टीएस ग्रीन कह रहे हैं। ये इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, राज्य स्टेट और इंडिविजुअल में, राज्य और व्यक्ति में वो व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं उनसे। और जैसे कि स्पिनोजा मैम, को इनका देखिए, इनका कंपेयर किया जाए तो जैसे हीगल को आपने इससे कंपेयर किया था एम एन राय से, तो अगर हाँ इसको देखा जाए तो हम लोग टैगोर से इसका कर सकते हैं क्या? टैगोर भी व्यक्तिवादी पे जोर देते हैं। हाँ, जितने भी आपके कंटेम्परेरी इंडियन फिलोसफर हैं वो स्टेट को नहीं महत्व देते हैं। क्यों? उसका कारण, क्योंकि अगर आपको, आप सभी को दो लाइन में बता दें हम, तो आप ध्यान से समझिए चीजों को। हर चीज एक एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, कोई नई थ्योरी नहीं आती है। जब फिलॉसफी की बात होती है, आप एंशिएंट टाइम की बात करते हैं, एक आरंभिक काल की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, लक्ष्य, मनुष्य का लक्ष्य क्या होता है, स्वर्ग होता है। बहुत दिनों तक चला मनुष्य का लक्ष्य स्वर्ग है।
उसके लिए यज्ञ कराना, दुनिया भर का जो भी था, शास्त्रों में कहा गया था, वो स्वर्ग की प्राप्ति थी। लेकिन उसके बाद क्या बना लक्ष्य? स्वर्ग की बात कोई किया, उसके बाद मोक्ष आया। स्वर्ग की बातें फिर नहीं हुई जब मोक्ष का कॉन्सेप्ट आया, है ना? और एक दौर जी चला मैम। जब कॉन्सेप्ट मोक्ष का रहा होगा। अब आप गौर कीजिए, अपनी सोसाइटी में ध्यान से सुनिए, समझिए। आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, तब भी आप यह डेली पढ़ेंगे कि सभी दर्शन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है। आप पढ़ेंगे भली, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप पढ़ेंगे और जो गुरुकुल परंपरा में जा रहे हैं वो मोक्ष प्राप्ति के लिए जा रहे हैं? आपको लग रहा है ऐसा कुछ है? आज के टाइम का कॉन्सेप्ट है ह्यूमनिज्म, मानवतावाद को बढ़ावा देना। तो जितने भी कंटेम्परेरी फिलोसफर हुए, वो इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दिए, वो प्रमोट किए। क्योंकि आप एग्जिस्टेंशियलिज्म को देखिए, वो जो मनुष्य की सत्ता को प्रमोट कर रहे हैं। एनालिटिकल जब लॉजिकल पॉजिटिविज्म खत्म होता है, जब यहाँ पे एक व्याकरण का दौर चलता है वेस्टर्न में, तो उसके खत्म होने के बाद सत्तात्मक दृष्टि चलती है, अस्तित्ववादी। अस्तित्व किसका? व्यक्ति का, प्राणी का। उसमें एक कमी होती है, अस्तित्ववादियों का आलोचना होता है। वो केवल मनुष्य के लिए बात करते हैं, प्राणी जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, वही उसी का सत्ता माना जाएगा। इस हिसाब से वो पशुओं को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बाद में देखिए एनिमल एथिक्स आया, बाद में फिलोसफर आए एनिमल एथिक्स को लेकर के, तो ऐसे फर्दर उनकी यहाँ फिलोसफी बढ़ी है। तो आज के टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, जो टारगेट है मानव का, वो मोक्ष नहीं है, स्वर्ग नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में कमी किसकी है? जिस चीज की कमी होती है वही लक्ष्य बनता है। आपको नौकरी की कमी है तो नौकरी का लक्ष्य है, जिसको नेट जेआरएफ की कमी है उसको नेट जेआरएफ का लक्ष्य बनाएगा। आज समाज में मानवता की कमी है, तो इसलिए हर फिलोसोफर का जो कॉन्सेप्ट है लास्टली वो ह्यूमनिज्म को है। तो जी आप टैगोर को कह लीजिए, राधा कृष्णन को कह लीजिए, गांधी जी को कह लीजिए, विवेकानंद को कह लीजिए, आप इकबाल को, अरविंद को, किसी को बोल लीजिए, वो लोग व्यक्ति को ही महत्व देंगे। अगर जी व्यक्ति मैम, यहाँ तक इतना जड़ तो को क्लियर हो रहा महत्व है कि टाइम ट्रेवल हो रहा है। मतलब जो डिमांड है टाइम का, उसके हिसाब से फिलोसफी मूव कर रही है। अभी हम बिल्कुल लोग अप्लाइड इथिक्स पे आए हैं, देखा जाए तो हाँ, मशीनीकरण हो रहा वही है, बिल्कुल। डिमांड हो रहा है। जी। तो आप ये जैसे लक्ष्य क्या है, तो आप ये लोग जब तक तब तक मोक्ष की बात है। आप जैसे हिगल बात कर रहे हैं एक निरपेक्ष सत्य की, एक निरपेक्ष सत्य की बात आज नहीं हो सकती है। तो जिस दौर में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, उस दौर के मैक्सिमम फिलोसफर की थॉट वही होगी, है ना? फिर एक दशक आता है या एक शताब्दी आती है, सहस्त्र वर्ष आता है, जब उसके बाद कॉन्सेप्ट बदलता है, पुनर्जागरण होता है, कुछ नया निर्मित होता है, नई सोच आती है, नई विचारधाराएं आती हैं, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, इन्वायरमेंट बदलता है। जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा वैसे कंडीशन बदलेगी, कंडीशन माइंडसेट को बदलता है, इन्वायरमेंट का कंडीशन, है ना? तो वैसे ही आप हीगल से कंपेयर कर लीजिए टीएच ग्रीन का, एम एन रॉय का भी करेंगे हम। एक बार एक दिन एक एक करके हम पढ़ाएंगे सबको, एम एन रॉय को भी पढ़ाएंगे, आपको लॉ ऑफ बर्कले, सभी जिसका भी राज्य का थ्योरी है सबको सबको बताएंगे, है ना? भले आप लोग पढ़ लिए हो, लेकिन हम भी क्लास लेंगे, जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर और कुछ देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम ढूंढ ढूंढ के हर उस फिलोसफर को पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में अभी काम आए। हो सकता है पूछता हो, हम देखें तो क्वेश्चन घुमा के कहीं ना कहीं से पूछ ले रहा है। तो मेरा यही विचार था कि हम ढूंढ के जो बहुत कम कॉन्सेप्ट मिलते हैं उन लोगों की बात शुरू किए हैं। तो टीएच ग्रीन को देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये जब वही हिगल कह रहे हैं कि राज्य ईश्वरीय है, तो वहीं पे ये कह रहे हैं कि मनुष्य में ईश्वर को ये ढूंढ रहे हैं, मनुष्य में ये ईश्वर को देख रहे हैं। और स्पिनोजा और शंकराचार्य की तरह यह कह रहे हैं कि जो परम चैतन्य है, एक ही परम चैतन्य सब में आभासित होता है। एक जो परम सत्ता है, परम चेतना है, वो सब में आभासित होता है। ये टीएच ग्रीन का लाइन है कि एक ही परम चैतन्य सब में आभासित होता है। इसका मतलब जैसे शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म ही सब में है, सब ब्रह्म है, और
आपके स्पिनोजा भी यही कहते हैं कि सब ईश्वर है, ईश्वर सब में है ना? तो टीएस जी मैम। ग्रीन भी कह रहे हैं कि वो प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसी परम सत्ता का अंत रूप सभी हैं। तो वो एक जो परम सत्ता को मान रहे हैं, एक परम चेतना को मान रहे हैं, उसी चैतन्य शक्ति को सब में भी ढूंढ रहे हैं, सब में वो देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो परम चैतन्य है वो सब में आभासित होता है। ये टीएस ग्रीन का लाइन है। अब वो जो सब लोग अपना अपना एक स्टेट की बात कर रहा है कि वेलफेयर स्टेट कैसे होगा, वो नैतिक परार्थवादी सिद्धांत देते हैं टीएस ग्रीन। नैतिक परार्थवादी, यथार्थवादी, आदर्शवादी, ऐसे सिद्धांत होते हैं। टीएस ग्रीन का है नैतिक परार्थवादी। परार्थ मतलब एथिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उस एथिक्स की बात कर रहे हैं जब आप अपने कल्याण की नहीं, बुद्ध के महायान और हीनयान में जो महायान का कॉन्सेप्ट है कि केवल खुद को ही भव सागर से पार नहीं होना है, जब तक कि सब न हो जाए तब तक आपको रुक करके उन सबका सहयोग करना है। यदि आपको मोक्ष मिल जाता है, आपको ज्ञान मिल जाता है, तो आप भव सागर पार करके खड़े मत होइए उस साइड। आप यहाँ जो अंधकार में लोग हैं उनको अब प्रकाशित कीजिए कि कैसे वहां तक जाया जा सकता है। जब ऐसी भावना से आप राज्य में काम करेंगे तब उस राज्य को नैतिक परार्थवादी सिद्धांत की बात की जाती है। ये टीएस ग्रीन भी इसी कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं। आप अगर श्री अरविंदो का पढ़ेंगे उत्तरार्ध में जब जाने की बात करते हैं अवरोहण में, तो जब आप अति मानस वाले स्तर पे आएंगे, लेयर पे आएंगे, अति मानस वाले पे जो बीच में एक गांठ गई है वहां पे आएंगे, तो आप उसके बाद क्रॉस नहीं करेंगे अकेले। वहां पे वो क्या कहते हैं कि जब तक सभी लोग दिव्य पुरुष नहीं हो जाते हैं या सब में अति चेतना का विस्तार नहीं हो जाता है, तब तक वो सत्यचित आनंद में नहीं जाएंगे। जितने एक भी यदि बचा है तो सब वहीं तक रुकेंगे, जब से वो एक भी ज्ञान प्राप्त करके उसकी चेतना का विस्तार जड़ मन चित्त से अति मानस तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक वो सभी रुकेंगे और उसका वेट करेंगे। ये बुद्ध का महायान वही है। आप ऐसे जी जोड़ा बिल्कुल। कीजिए, जी है ना? मैम। जी वही कह रहे हैं और टीएस ग्रीन भी वही कह रहे हैं कि नैतिक परार्थवादी सिद्धांत जिस राज्य में होता है वो राज्य सुखी होता है। कैसे? क्योंकि वो व्यक्तिगत सुख की बात नहीं करते हैं, वो सामान्य शुभ की बात करते हैं, जनरल गुड की बात करते हैं, इंडिविजुअल गुड की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल गुड की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जब सर्वगत कल्याण होगा, जब सभी का कल्याण होगा, तब वह जो राज्य होगा एक नैतिक आदर्शवादी नहीं कह करके, क्योंकि वो दूसरे के सुख की इच्छा कर रहे हैं। कह रहे हैं आप तब तक सुखी नहीं है जब तक आप अपने सुख से, अपने ज्ञान से दूसरे को प्रभावित नहीं कर देते हैं, या आपके सुख और ज्ञान से कोई और दुखी हो रहा है तब तक भी आप सुखित नहीं है। आप विचारों में अगर आपसे कोई ईर्ष्या कर रहा है, आपके माइंड में आएगा तो हम सुखी हैं, और हमसे कोई ईर्ष्या कर रहा है तो क्या हम सुखी नहीं हो सकते? हमें पता चलता है, हम झूठ बोलते हैं, हमें मालूम होता है कि हमारे सक्सेस से, हमारे इस लक्ष्य की उपलब्धि से सामने वाला कौन खुश हो रहा है और कौन ईर्ष्या कर रहा है। हमें ये भेद बिल्कुल पता होता है, और हम जो हमसे खुश हो रहा है उसको छोड़ करके हम खुशी वहां होते हैं जहां हमें पता चलता है कि इसको ईर्ष्या हो रही है। तो कैसे आप सुखी हुए? ये सत्य बात है ना। आपके मम्मी पापा बहुत सुखी थे आपके सिलेक्शन से, आपको वहां ज्यादा सुख मिलता है कि कब आपका कोई दुश्मन होगा, आपका कोई दोस्त में ही कोई दुश्मन होगा, आपको पता चलेगा कि इसको अंदर अंदर जलन हो रही है, तो आप वहां ज्यादा सुखी होते हैं, उसके सामने एकदम इंजॉय करते हैं, उसी को पार्टी देते हैं। सही बात है, इससे एग्री हो रहे हैं? जी मैम बिल्कुल मैम। तो एकदम व्यवहारिक बात है। तो ये परार्थवाद की बात करते हैं, नैतिक परार्थवाद की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जब सर्वगत कल्याण होगा, सभी का कल्याण होगा, जब सामान्य शुभ होगा, यानी सबका शुभ होगा, प्रत्येक व्यक्ति का, यदि कोई एक भी छूट गया तो वह शुभ शुभ नहीं है, वह जो गुडविल है गुडविल नहीं है, वो जो स्टेट का गुड थॉट है वो नहीं है, नैतिक
है नहीं, उस राज्य में सुख शांति नहीं है यदि एक भी व्यक्ति दुखी है तो। टीएच ग्रीन कह रहे हैं। क्यों? क्यों कह रहे हैं? मनुष्य अपनी पूर्णता मानवता की पूर्णता में पाता है, अपनी पूर्णता में नहीं। उसको जब लग रहा है कि हम अब कभी-कभी देखते हैं कि किसी के साथ बहुत गलत हो गया, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि एक मनुष्य कैसे इतना हैवानियत वाला काम कर सकता है, किसी को इतनी बुरी तरीके से मार सकता है, काट सकता है, या इतनी घटनाएँ घट रही हैं, इतनी बर्बरताएँ हो रही हैं, लड़कियों के साथ हो रही हैं, छोटे-छोटे बच्चियों के साथ हो रही हैं। तो कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि मानव कैसे ऐसा हो सकता है? तो इसका मतलब आपका जो अंदर का मनुष्य है वो क्या चाह रहा है? क्योंकि वो अपनी पूर्णता तब मानता है जब मानवता में पूर्णता मिलती है। जब उसको पूरे जो ह्यूमन कम्युनिटी है, सबके अंदर ह्यूमैनिटीज़ दिखाई देती है, तब वो सुखी होता है कि मानव समाज ऐसा है। एक भी व्यक्ति गलत कर जाता है जो नहीं करना चाहिए एक विवेकशील प्राणी को, तब आप कहते हैं कि कैसे ये सोच सकता है? इतनी हैवानियत कैसे आ सकती है इस मनुष्य के अंदर? ये मानव है ही नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये इंसान नहीं है। तो आप उसके उस मानवता को धिक्कारते हैं। जो उसके अंदर मानवता है वो उसको दबा दिया है। तो आप विश्वास नहीं करते हैं कि उसकी मानवता कहाँ गई। तो टीएस ग्रीन कहते हैं कि मनुष्य अपनी पूर्णता कब मानता है, कब स्वीकार करता है? जब उसको पूरे समाज की मानवता में पूर्णता दिखाई देती है। तो मनुष्य अपनी पूर्णता मानवता की पूर्णता में स्वीकार करता है, अकेले नहीं। ये बात समझ में आई ये लाइन जो पूर्णता वाली है? जी मैम। किसी को कहीं दिक्कत कोई तो बोल दे। कोई? चलिए कोई बात नहीं। जब वो कह रहे हैं कि सुख क्या है, शुभ क्या है, कह रहे हैं इंडिविजुअल जो गुड है वो गुड नहीं है, जस्टिस नहीं है। जनरल गुड जो है वो गुड है, वो नैतिक है, वो एथिकल है, वो जस्टिस है राज्य के लिए। तो टीएच ग्रीन कह रहे हैं कि जो सामान्य शुभ के लिए किया गया कार्य है, सामान्य शुभ मतलब प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए जो किया गया कार्य है वही न्याय है। न्याय क्या है ये बता रहे हैं कि जब प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए किया गया जो कार्य है वही न्याय है, और जहाँ पे ऐसा कार्य किया जाता है न्यायपूर्ण, वो राज्य न्यायपूर्ण होता है, वह राज्य सुखी राज्य होता है ना? तो उस राज्य में उस व्यक्ति का इम्पोर्टेंस है, ठीक है? और क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है, व्यक्ति और समाज, इन दोनों में बॉन्डिंग कौन करता है? व्यक्ति और समाज। कभी-कभी आप समाज से बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी ऐसे घटनाएँ घट जाती है, आप बहुत खिन्न हो जाते हैं, आप बार-बार इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको लग भी रहा है कि हम बहुत अच्छा इंटरव्यू दिए थे, कहाँ कमी हो रही है? हम लगातार पढ़ रहे हैं, आप प्री मेंस कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में ही बार-बार बाहर हो जा रहे हैं। तो फिर आप सोसाइटी से दुखी हो जाते हैं, उस सिस्टम से आप दुखी हो जाते हैं, है ना? तो व्यक्ति और समाज में संबंध कब स्थापित होता है? जब उस समाज में, उस राज्य में न्याय होता है। तो व्यक्ति और समाज में संबंध स्थापित करने के लिए, एकता लाने के लिए न्याय ज़रूरी है, और वही राज्य सुखी होगा जहाँ पर न्याय होगा, क्योंकि उस राज्य में व्यक्ति और राज्य से जुड़ा होगा, उसमें लगाव होगा। ये टीएच ग्रीन कह रहे हैं कि व्यक्ति और राज्य में संबंध तब होगा जब वहाँ पे न्याय होगा, और न्याय तब होगा जब किसी भी व्यक्ति, किसी भी सरकार, किसी भी राज्य के द्वारा जो किया गया कार्य है, योजना है, वो प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए, शुभ के लिए किया गया हो, जो कि सामान्य शुभ हो, न कि व्यक्तिगत शुभ हो। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। और कोई? वो अपने जो प्रोलेगोमना टू एथिक्स वाली बुक है, वो उसी पुस्तक में ये सारी बात करते हैं
इंडिविजुअल और स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में कैसे एक अच्छा संबंध बनेगा इसकी बात करते हैं। उसमें जो व्यक्ति है वो महत्वपूर्ण है कि राज्य महत्वपूर्ण है, वो इसकी बात करते हैं। कैसे जो एक मनुष्य है उसको उसके आत्मा को सुख या शांति कैसे मिलेगी, जो वो प्रत्येक मानव में मानवता को प्राप्त करेगा, ये एक एसेंस रूप में बताए हैं। आपके एग्जाम के लिए और सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी के लिए इनकी इतनी सी थ्योरी है, इनकी फिलोसफी तो बड़ी है, लेकिन राज्य के बारे में वो इतना बात कह रहे हैं। तो टीएच ग्रीन का अगर कॉन्सेप्ट माइंड में बन गया हो तो आप सभी बताएं। नहीं, क्यों नहीं बोल रहे भाई आप सभी लोग? क्या बात है, नाराज हो गए हैं क्या? हम थोड़ा मतलब आते ही डांट दिए तो? चलिए, देखिए पूछना जरूरी है, केवल पढ़ाते रहना बेवकूफी है। अगर हम बात नहीं कर रहे हैं। कोई हाथ उठाया है? कौन है? नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम मैं कोशिश हाँ, करते एक बार। जी जी बताइए। मैम जैसे मैं ये टीएच ग्रीन जो है वो मनुष्य को ईश्वरीय अवतार बता रहे हैं, और ये राज और व्यक्ति को ज़्यादा महत्वपूर्ण दे रहे हैं। और इनका जो थ्योरी है, वो सोसाइटी को लेकर के थ्योरी है, वो जैसे मनुष्य में परम ईश्वरीय को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली ये। और हम्म ये जैसे अरविंदो है, ये जैसे उन्होंने बताया था कि मोक्ष को हम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक सारे लोग नहीं कर लेते एक बार में। मतलब नहीं हम्म कर लेते, जैसे उनका फिलोसफी है कि मानस के ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो वो यही बताते हैं कि बेसिकली हम अब खुद की तो उस लेवल पे चले जाएंगे, लेकिन पूर्णतः नहीं हो पाएगा जब सारे लोग, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सबकी मोक्ष प्राप्ति ना हो जाए, तब तक हम लोग मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेंगे। तो इनकी और हम्म बुद्ध की जो हिनयांग जो फिलोसफी है, उससे जो नैतिक परार्थवादी कर जो आपने मैम बताया वो सिमिलर है, इसे मतलब एक ही जैसी है। उसके बाद मैम इनकी पूर्णतावादी फिलोसफी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बेसिकली, कि ये सभी को वो राज ज़्यादा सही है जिसमें हर व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पे न्याय हो, व्यक्तिगत तौर पे सुख की प्राप्ति हो। मीन्स जैसे आपने बताया मैम, जनरल गुड मीन्स मतलब सामान्य सुख हो, सब मतलब सब सर्वांगिक हो, सभी का हो। ऐसा नहीं व्यक्तिगत तौर पे इनका विकास नहीं है, इनका सर्वांगिक हम्म तौर पे मतलब हर चीज हर राज्य में सभी का हो एक साथ। तो अगर हम कॉमन फैक्टर यही निकाल सकते हैं कि इनका जो भी है, गुडविल हो या फिर पूर्णता जो भी है, वो सर्वांगिक होगा। इनका टीएच ग्रीन का होगा। तो ये एक छोटा सा मैम। ठीक है, अच्छा कोशिश किए आप। आपकी आवाज बहुत फंस रही थी, अगर ठीक से हम समझ पाए हैं तो हमें लग रहा है एक जगह शायद मिस्टेक था। क्या किसी ने ध्यान दिया, या सुनने में गलती रही हो वहां पे, इसलिए हम शांत थे? आप एक जगह हीनयान और परार्थवाद की बात किए थे। हीनयान की, बौद्ध के हीनयान के परार्थवाद इनका, टीएच ग्रीन का परार्थवाद उनका हीनयान व्यक्तिगत की बात करता है, ऐसा कुछ बोले थे क्या आप? नहीं मैम, जैसे जैसे मैम का सर्वांगी मोक्ष नहीं होगा तब तक अब ठीक है, वो ठीक मोक्ष है, नहीं अब हो सकता है। तो उसी तरह मैम बौद्ध ठीक। का भी है। तो हीनयान ने महायान। हाँ, आपकी ओके। आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना, तो चीजें कट कट के आ रही है, तो शब्द बहुत मेहनत की। क्या सबको क्लियर आ रही थी क्या? जी मैम, आवाज इनकी कट कट के आ रही है। बहुत कट कट से आवाज आ रही थी। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत मेहनत से बहुत ध्यान से सुने हैं। कोई बात नहीं।
एक एक स्टेटमेंट है, क्या करते हैं ठीक है। कोई ये आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आप लोग? नहीं नहीं, और कोई सभी के साथ ऐसा है? आवाज नहीं आ रही है। ओहो, अभी आ रही है क्या? जी आवाज। हाँ ठीक है। ठीक है। जी मैम, वो क्लियर है मैम। हाँ, नेटवर्क का क्या है ना कि थोड़ा आजकल मौसम की वजह से इशू भी चल रहा है, और जब एक आध घंटा होने लगता है ना तो अपने आप वो लगता है कि थोड़ा अब लास्टली जाते जाते बेचारा दम तोड़ने लगता है, वो भी साथ छोड़ने लगता है। ऐसा होता है लगातार, बीच में अगर कट करके फिर से जुड़ जाइए तो ऐसे होगा। अब आईफोन तो है नहीं, पुराना सुराना सा मोबाइल है, तो उसकी वजह से भी गड़बड़ी हो सकती है ना। तो अब देख रहे हैं समय भी कम है। टीएच ग्रीन के बाद बहुत शॉर्ट फॉर्म में अगर बताना चाहेंगे, फिर कल उसको भी रिपीट कर देंगे हम। तो हम बोले कि एक स्टेटमेंट है, मेरा स्थान मेरा कर्तव्य, ये किसका है? सर्च कर लिए हैं अब तक कि नहीं? तो ब्रेडले का है मैम। हाँ, का है। बाबू लगे कौन पढ़ाई कर रहा है? बड़ा मधुर मधुर सा आवाज है, वो भी पढ़ रहा है। जुबेर सर। नहीं, बहुत छोटी है अभी, 8-9 महीना की है, थोड़ा बहुत मतलब छटपट करती अच्छा है इधर उधर। अच्छा अच्छा, वो मतलब आप डॉक्टर हैं क्या? जी मैम। अच्छा, तो आपके बच्चे हैं या जो नहीं, ये पेशेंट तो आए हैं? मेरे ही बच्चे हैं, घर पे हूँ अभी मैं। जी मैम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए बढ़िया, फिर आप डॉक्टर हो गए, ये मतलब डॉक्टरेट वाली डॉक्टर नहीं है, आप तो आला वाले भी डॉक्टर हैं। मैंने देखा डॉक्टर है। हाँ, तो बढ़िया है। आप कैसे इधर फिलोसफी में आ गए? यार समय नहीं है इसके लिए, किसी दिन फुर्सत में पूछेंगे। ओके चलिए, ओके। हाँ, ब्रेडले की बात हम लोग कर रहे हैं कि मेरा स्थान मेरा कर्तव्य, कहने का मतलब कि अब यदि आप ब्रेडले की फिलॉसफी भी एब्सोल्यूट की ही बात करती है ना? वहां भी निरपेक्ष सत्य है। लेकिन जब आप उनके सोशल पॉलिटिकल में आएंगे कि वो सामाजिक स्थिति की कैसे बात करते हैं, वो राज्य की क्या बात करते हैं, व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंध कैसे दिखाते हैं, यदि आप यह देखना चाहेंगे तो उनका जो मेरा स्थान और मेरा कर्तव्य है, ये एक स्टेटमेंट है जो उस पूरे सोशल पॉलिटिकल प्लेटो और अरस्तु पर बहुत अध्ययन किए हैं, और वो प्लेटो और अरस्तु के थ्योरी से ही प्रभावित होकर के वो अपनी थ्योरी देते हैं। आर्नेस्ट मार्कर, जिनकी की बहुत फेमस बुक है एक, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल करके, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल, ये आर्नेस्ट मार्कर की। आर्नेस्ट वो भी आइडियलिज्म है, ब्रेडले भी आइडियलिज्म ही है, आइडियलिस्ट है, मतलब एक प्रत्ययवाद की बात, एक आइडियल सोसाइटी की बात करते हैं। तो हिगल के बाद अगर कोई आइडियल सोसाइटी की बात कर रहा है तो वो ब्रेडले है। और जो जो कि उनकी पुस्तक है स्टडी ऑफ एथिक्स करके है कुछ ना, एथिक्स ऑफ स्टडी या कुछ ऐसे करके है, जिसमें कि वो एथिक्स की बात बताते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो राज्य में कैसे रह रहा है, राज्य उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है या व्यक्ति राज्य को कंट्रोल कर रहा है, या दोनों पैरेलल चल रहे हैं, या कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा है और कोई गवर्न कर रहा है। ऐसी पूरी विचारधाराएं ब्रेडले अपने नैतिक अध्ययन में बताते हैं। उनका पुस्तक है हिंदी में,
और एथिक्स करके, एथिकल स्टडीज करके शायद उनका है, एथिकल स्टडीज है ब्रेडले की बुक। उसमें वो मेरा स्थान और मेरा कर्तव्य, अब ध्यान से समझिए, ये सिविल में भी ये कोटेशन दे देता है, जो सिविल की प्रिपरेशन किए होंगे। हम नहीं किए हैं, लेकिन पुस्तक में देखे थे एक बार, वो मेरी मिल नहीं रही है, प्रतियोगिता दर्पण लिखी हुई थी, किरण की थी। बहुत अच्छा उसमें थ्योरेटिकल लगभग 10-15 क्वेश्चन ही था, और काफी अच्छी खासी 100-150 पेज की पुस्तक थी, और क्वेश्चन केवल 10-15 था। एक एक क्वेश्चन मेरा स्थान और मेरा कर्तव्य लगभग 8-10 पेज में लिखा हुआ था। हम उस समय का पढ़े हैं, बहुत मिस किए उस बुक को, हम बहुत ढूंढे, लगभग कई बार 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 ढूंढते हैं, मिलता नहीं है। वो चीजें याद है हमको वहां से, कि वो मेरा स्थान मेरा कर्तव्य बहुत अच्छा उसमें डिफाइन किया गया था। वो किसी सिविल का ही कॉम्पिटिटिव लेवल का ही बुक था। मेरा स्थान, आपका स्थान कहाँ होगा, और आप जहाँ होंगे अपनी कर्तव्य वहीं दिखाएंगे, और जहाँ आप अपना कर्तव्य दिखाएंगे अधिकार वहीं मांगेंगे। ये सारी घटनाएं कहाँ घटेंगी, आप जहाँ रह रहे होंगे वहां आपका एक स्थान है। आप कहाँ रह रहे हैं, आप इस पूरे पृथ्वी पे तो नहीं रह रहे हैं, पूरे पृथ्वी पे किसी एक जगह पे, एक पॉइंट पे रह रहे हैं, किसी एक भाग पे रह रहे हैं। तो आप अपना स्थान, आप पूरे घर को समझते हैं कि फला जगह पे मेरा घर है, वो मेरा स्थान है, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी जितना स्थान घेरी हुई है फिलोसफिकल वे में, देश और काल, आप टाइम एंड स्पेस में कितना आप कितना स्पेस लिए हैं, जितना आपका पूरा द्रव्य है। द्रव्य क्या है, आपका जो बॉडी है, शरीर है, वो पर्याय है। द्रव्य आपका आत्मा है। तो द्रव्य को रहने के लिए पर्याय की जरूरत पड़ती है। पर्याय बदलते रहते हैं भले, लेकिन द्रव्य जो है वो कहाँ रहेगा, या ये तो जैनिज्म का है, गुण और द्रव्य के आधार पर गुण कहाँ रहेगा, द्रव्य पे रहेगा। और द्रव्य भी बिना गुण के नहीं रहेगा, आप नहीं देख पाएंगे, यदि गुण नहीं है तो आप द्रव्य को नहीं देख पाएंगे। तो आपका जो शरीर है, काया है, उसमें जो एक आत्मा है, वो उसका स्थान आपका शरीर है। दो पर्सपेक्टिव होगा, आपका आत्मा जो है उसका स्थान आपका शरीर है, और कर्तव्य क्या है उस आत्मा का, उसका जो स्वाभाविक लक्षण है, स्वलक्षण है, वो क्या है। मिठाई खाना, गोलगप्पा खाना, समोसा खाना, वो आत्मा का कर्तव्य नहीं है, वो आत्मा का लक्षण नहीं है। ये शरीर के जो इंद्रियां है वो बाह्यमुखी हैं, उसको तो केवल अनुशासन चाहिए आत्मा को, वो तो केवल अध्ययनरत है, उसको भोग विलास सांसारिक नहीं चाहिए। ये सब इंद्रियों की कामुकता है। और एक, अब आत्मा को छोड़ दीजिए, आप अपनी पूरी बॉडी की बात कर लीजिए, पूरा टोटल आत्मा के साथ आपका जो शरीर है ओवरऑल, वो इस संसार में चाहे जहां भी जा रहा है, वो एक समय को लिए हुआ है और एक स्पेस को लिए है साथ में। आपका शरीर देह परिणाम, और जितना बड़ा आपका शरीर है, आत्मा उतनी बड़ी, ऐसा जैनिज्म कर रहे हैं। तो जितना बड़ा आपका शरीर है, आप बाहर में अपना स्थान भी ले रहे हैं। आप उतना स्थान लिए, उतनी जमीन लिए हैं इस आकाश का, इस आकाश में आपने उतना स्थान लिया है। अब वो आपका घर नहीं है, वो आप इस समय जहां होंगे वो उतना स्थान आप घेरे हुए हैं। आप क्लास में जाते हैं, घूमने जाते हैं, चाहे जहां भी संसार में जाते हैं, आप वो अपना स्थान घेरे हुए हैं। उस स्थान की बात हो रही है कि आप जिस समय जहां रह रहे हैं, आप किसी एक राज्य में रह रहे हैं, आप जहां आप मान लीजिए आज यहाँ है, कल सिटीजनशिप कहीं और का ले लीजिए, तो बदल गया, क्योंकि आपकी काया उसके साथ गई है, और वो इस पूरे आकाश में उतना स्थान घेर रहा है। तो वहां जहां आप रह रहे हैं, कुछ वहां के नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, और उस नियम और कानून के अनुसार आप चल रहे हैं, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। इसी तरह आमने से भी बात करेंगे। अभी जब आप प्लेटो की हम लोग बात कर रहे थे, तो प्लेटो भी आत्मा के 3 भेद करके फिर उसमें राज्य के भी 3 भेद करता है, जिसमें कि एक शासक, सैनिक और व्यापारी या श्रमिक वर्ग और उत्पादक वर्ग होता है। क्या कहता है, सभी लोग अपना अपना कर्तव्य से काम करें, और तीनों यदि अपना कर्तव्य से काम कर रहे हैं सामंजस्य पूर्वक, तब वो एक राज्य न्यायपूर्ण राज्य है ना। तो वो कर्तव्य की बात हो रही है कि वो
आप जिस राज्य में रह रहे हैं अपना अपना कर्तव्य कीजिए। क्यों? क्योंकि आप कुछ स्थान लिए हुए हैं और वह स्थान राज्य के अनुसार रेगुलेट हो रहा है। राज्य के जो नियम है आप उसके अनुसार चल रहे हैं। तो राज्य में और व्यक्ति में जो संबंध है वो कर्तव्य और अधिकार का है। और कर्तव्य और अधिकार इसलिए है कि आप सशरीर कहीं पर हैं तो उस नियम का पालन कर रहे हैं। आपका ड्यूटी है उस नियम का पालन करना। और जब आप ड्यूटी कहीं करते हैं, जब आप छोटे में किसी का पैर दबाते हैं तो कुछ फल की इच्छा करते हैं, या तो तारीफ कर दें वही मिल जाए फल, या तो 1-2 रुपए दे दें, छोटेपन में तो वही बहुत है, टॉफी खा लेना या कोई बिस्किट चॉकलेट दे दें। तो आप अपना पारितोषिक इंतजार करते हैं, श्रमिक आपको मिलना चाहिए। तो आप अपना ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप अधिकार चाहते हैं राज्य से कि हमें जीने का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, है ना? आप अधिकार मांगते हैं राज्य से। ये सारे संबंध ब्रेडले बात करते हैं मेरा स्थान और मेरा कर्तव्य के अनुसार। ये चीज मेरा स्थान मेरा कर्तव्य से क्लियर हुआ? सभी लोग नहीं जुड़े हैं क्या? जी मैम, क्लियर है मैम। ब्रेडले का जब आप सोशल पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे तो उसमें यही एकमात्र उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मेरा स्थान और मेरा कर्तव्य, इसी से जुड़ा हुआ उनका या तो ये स्टेटमेंट आता है या तो फिर उनके इसी को कुछ ऐसे रीजनिंग टाइप से घुमा करके बना लेगा। तो वो कहता है कि इससे ज्यादा कोई आपका अधिकार नहीं है। समाज से अलग उसका कोई अधिकार नहीं हो सकता किसी व्यक्ति का। वो समाज से अलग रह के नहीं रह सकता है। उसको समाज जहां भी है वहां पे जरूर कोई ना कोई समाज है। किसी सोसाइटी में वो रह रहा है, किसी ग्रुप में, किसी समूह में, किसी नियम के तहत वो रह रहा है। तो समाज से अलग उसका कोई अधिकार नहीं हो सकता व्यक्ति का। क्योंकि वो जो व्यक्ति है जब वो कह रहा है मेरा स्थान और मेरा कर्तव्य, उसमें वो पूर्णतः राज्य के अधीन है। पूर्णतः राज्य के अधीन है। क्यों? क्योंकि ये हेगल को फॉलो कर रहे हैं। ये एक आइडियलिस्ट की बात कर रहे हैं, एक आदर्शवादी राज्य की बात कर रहे हैं। और हेगल भी आदर्शवादी राज्य की बात करता है। वो भी एक परम सत्य की बात करता है, निरपेक्ष सत्य की बात करता है। ये भी एक निरपेक्ष सत्य की बात कर रहे हैं। उसी निरपेक्ष सत्य के अनुसार वो बता रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा का एक अपना कर्तव्य होता है, उसका एक स्थान होता है। उस राज्य में वो नियमित है, वो जो शरीर है वो नियमित है, राज्य के अधीन है पूर्णतः। उससे अलग उसका कोई अधिकार हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि समाज में व्यक्ति का अपना एक स्थान निश्चित होता है और उस स्थान में व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है। और तभी वह राज्य न्यायपूर्ण होगा जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे, तो वह राज्य न्यायपूर्ण राज्य कहा जाएगा, है ना? तो अब इसी में अगर हम आगे कंपेयर करेंगे तो अर्नेस्ट बार्कर की बात करेंगे, जिसमें कि प्लेटो और अरस्तू का थोड़ा जिक्र आएगा। तो इसको हम कल शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है। जी मैम, थैंक यू। चलिए, ओके, बाय बाय।